आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि नदी या तालाब में कूदने से पहले उसकी गहराई नाप लेनी चाहिए, यानी कि इसी में अकलबंदी है। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितना गहरा है, पता चला उसमें कूद गए और फिर जान चली गई। तो इसीलिए अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, ये ओनली यूपीएससी के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, तो पहले आप लोगों को यह देख लेना चाहिए कि आप लोगों का लेवल कैसा है और इस एग्जाम का लेवल कैसा है, और आप लोगों का लेवल इस एग्जाम के लेवल से कितना मैच कर रहा है। अगर आप लोगों का लेवल एग्जाम के लेवल से नीचे है तो आप लोगों को कितनी मेहनत करने के लिए इसको अपने लेवल को एग्जाम के लेवल तक लेकर आना है। ये आप लोगों के माइंड में जब क्लैरिटी आएगी तब आप लोग एक अच्छा प्लान बना पाएंगे। यानी कि पहले आप लोग ये चेक कर लीजिए कि गहराई कितनी है, और वो कैसे चेक होगी। सबसे पहली बात होगी, यहां पर आप लोगों के सामने है सिलेबस। सिलेबस उठा के देखिए उस एग्जाम का, और जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के सिलेबस का एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर ये आप लोगों को सिलेबस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और आप लोग एक एक पॉइंट इसका जानते हैं, तो फिर जो भी आप लोग पढ़ेंगे, चाहे कोई भी किताब, कोई भी आर्टिकल, कोई भी आप लोग किसी भी तरीके से न्यूज़पेपर या फिर कहीं भी न्यूज़ सुनेंगे, तो आप लोग उसको को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये मेरे काम का है या मेरे काम का नहीं है। काम का है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं काम का है तो वहीं रुक जाइए और उसको छोड़िए। ये काम करेगा सिलेबस आप लोग को एक डायरेक्शन देने का। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सीधा सीधा यहां पर ये है, अगर आप लोग किसी गोल तक पहुंचने चाहते हैं ना, तो वहां पर आप लोग को स्पीड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए। मान लीजिए आप लोग स्पीड से तो पूरी दौड़ रहे हैं, पर लेकिन डायरेक्शन आप लोगों को पता नहीं है, आप पहुंच गए कहीं और जाना कहीं था, तो इस स्पीड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो दोनों आप लोगों के पास में होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए। तो वो जो डायरेक्शन आप लोगों को देगा वो देगा यहां पर सिलेबस। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये आप लोगों को गहराई बताएंगे कि कितना गहरा है यहां पर पानी, कि इसमें कूदने से पहले आप लोगों को क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। यानी कि पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों के बिल्कुल आंखों में से निकले हुए होने चाहिए, ताकि आप लोग समझ सके कि हाँ इस क्वेश्चन पे अगर कोई टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर का, मान लीजिए आप लोगों को द हिंदू पढ़ाता हूं मैं, तो द हिंदू में आर्टिकल पढ़ने से पहले आप लोगों के माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये किस टॉपिक से रिलेट मैं इसको कर सकता हूं और कितना इसके लिए पढ़ने का जरूरत है। वो तभी होगा जब आप लोगों के पास में पूरा सिलेबस होगा और पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग ढंग से क्लियर कर पाएंगे। ये तभी पॉसिबल होगा। और इसी के साथ में देखिए दो चीजें हैं यहां पर, ज्यादा पुराने क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखने आप लोग ही बहुत ज्यादा पुराने पहुंच जाए, क्योंकि यूपीएससी जो है वो एक तरीके का ऐसा नेचर रखती है, हमेशा चीजें जल्दी जल्दी चेंज करती रहती है। 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था खासकर मेंस का, तो आप लोग 2013 से तो मिनिमम यहां पर इसको देखेगा मतलब 2013 तक मेंस के, और लगभग 10 साल पुराने आप लोग कोशिश कीजिएगा प्रीलिम्स के आप लोग देखेगा। ये तो देखने ही देखने हैं, जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आप लोग इसके बैकग्राउंड में और भी जा सकते हैं, यानी कि और भी पुराने आप लोग देख सकते हैं। ये यहां से बता देगा कि आप लोगों का लेवल क्या है और आप लोगों को चलना कैसे, कितनी प्रिपरेशन करनी है। हर एक इंसान अपने आप एनालाइज कर सकता है, किसी दूसरे तीसरे पर्सन से जाके पूछने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस और पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर। नेक्स्ट बात आती है यहां पर टाइम मैनेजमेंट की, और ये वर्ड एकदम गलत है। टाइम आप लोग मैनेज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि टाइम 24 आवर ही होते हैं। आप लोगों को अपने आप को मैनेज करना है इन 24 आवर के हिसाब से। आप लोग किस तरीके से इन 24 आवर में ढल सकते हैं वो आप लोगों को मैनेज करना है, यानी कि आप लोगों को इन 24 आवर में ढलना है। ये 24 आवर आपके अंदर नहीं ढलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर यह पता होना चाहिए कि ये 24 आवर जो आप लोगों के सामने है, इसमें कितना आप लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों को क्लियरली डिफाइन यहां पर करना पड़ेगा कितना टाइम आप लोगों के पास में है और कहां से आप लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल सीधा सा फंडा है। ये बस आप लोगों को 4-5 दिन या फिर मैक्सिमम एक हफ्ते में पता चल जाएगा क्लियरली। लग तो पहले दिन ही चला जाएगा पता तो आप लोगों को, पर फिर भी ढंग से आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी एक वीक में आ जाएगी कि पूरे वीक में कहां आप लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कहां टाइम पे आबाद कर रहे हैं। यह है क्या करना है, एक ऐसा आप लोगों को यहां पर पूरे 24 आवर लिख लेना है एक साइड में, और फिर आप लोगों को देखना है यहां पर पूरे वीक का आप लोग यहां पर एक शेड्यूल बनाना है। उसमें ये देखिए आप लोग किस टाइम क्या कर रहे हैं। मान लीजिए 6 से 7 घंटे आप लोग सो रहे हैं, 2-3 घंटे आप लोग खाने पीने नहाने धोने में लगा रहे हैं, इसके अलावा खेलने वगैरह चले जा रहे हैं, मूवी वगैरह देख रहे हैं, और बाद में बच गया 1 या 2 घंटा, उसमें आप लोग टाइम मिले तो पढ़ भी ले रहे हैं। तो यहां से आप लोगों को क्लियर पता चल जाएगा कहां पर कितना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है और कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहां से आप लोग एग्जैक्टली अपना टाइम निकाल पाएंगे। और हाँ, जब आप लोग यहां पर ये क्लियर कर लें, ये स्टेप बता रहा हूं, ये फॉलो करके चलेंगे तो आसानी से आप लोग काम कर पाएंगे। जब आप लोग ये क्लियर कर ले कि हाँ इतना टाइम मेरे पास में है, तो इस टाइम को आप लोग इन्वेस्ट कैसे करना है, अब वो बात देख लीजिए। सबसे पहले तो एक बात की गारंटी है कि किसी के पास में अलादीन का चिराग नहीं होता है, हर एक इंसान को खुद से मेहनत करके पढ़ना होता है। तो लगभग आप लोगों को मिनिमम की बात कर रहा हूं 8 से 10 घंटे का स्टडी शेड्यूल आप लोगों को बनाना पड़ेगा। और ये स्टार्टिंग से ही अगर आप लोग लेकर चलेंगे तो आप लोग अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में आप लोग आगे रख पाएंगे। अगर स्टार्टिंग से इसको लेकर नहीं चलेंगे तो फिर आगे काफी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। 8 से 10 घंटे मिनिमम रखना ही रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑफिस गोइंग होते हैं वो भी कोशिश कीजिए
कि वीक में तो कम से कम वो 6 घंटे निकाल लीजिए जो जॉब कर रहे हैं, यानी कि 3 घंटे करीब ऑफिस से आने के बाद में और 3 घंटे के करीब ऑफिस जाने से पहले, और बाकी का जो टाइम है जो यहाँ पर 2-2 घंटे डेली कट रहे हैं, 2-3 घंटे, वो कोशिश कीजिए वीकेंड में आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि वीकेंड आप लोगों का जॉब के बाद में और टफ हो जाएगा। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे करते हैं, ऐसा नहीं है हो नहीं पाएगी, हो पाएगी, बस आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। आप लोगों को जो जहां जहां टाइम आप लोग यूज कर सकते हैं और ज्यादा आप लोगों को थोड़ा सा उसको एक्यूरेटली अपने टाइम को निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है, घुमा फिरा के पूरे वीक में आप लोगों के इक्वल आवर आने चाहिए, चाहे कोई जॉब कर रहा है और चाहे अपना सेल्फ स्टडी कर रहा है। ये बात कर रहा हूं कि हाँ, इतना आप लोगों को इसको देना ही देना पड़ेगा। अब इसमें से भी आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में ये बात क्लियर करनी है कि प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी है वो आप लोगों को अलग अलग नहीं करनी है। इवन इंटरव्यू भी आप लोगों के माइंड में रहना ही रहना चाहिए। ये सारा सिलेबस जो है वो ओवरलैप है, अलग अलग निकाल के नहीं रखना है कि पहले करता हूं 6 महीने प्रीलिम्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद में बचा कुचा मेंस देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, सारी स्टडी एक साथ में लेकर चलनी है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, जैसे आप लोग एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो सारा काम आप लोग करना है। वो कैसे करना भी आगे बताऊंगा। बेसिक आप लोग क्या करना है, डेली 2 घंटे तो करंट अफेयर में देने हैं। अब करंट अफेयर में कहां क्या देने हैं, मिनिमम 2 घंटे आप लोग को ही देने हैं, ठीक है। इसके अलावा बच गए जो आप लोगों के पास में 8 घंटे, 8 घंटे में से कोशिश कीजिए यहां पर 2 या 3 घंटे डेली अपना स्टार्टिंग से ही ऑप्शनल सब्जेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। जो भी आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। वो भी काफी सिंपल मेथड है, कहीं जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप लोग 3 घंटे अगर यहां पर लगा रहे हैं या फिर 2 घंटे आप लोग लगा रहे हैं, तो ये टाइम आप लोगों को 8 घंटे या 10 घंटे में डिवाइड करना है। थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है बिल्कुल आप लोगों को घड़ी की तरीके से बिल्कुल उसी टाइम पर टिक टिक करना है, नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, पर इतना फ्लेक्सिबल रखना है ताकि आप लोग मैनेज कर सकें। उतना फ्लेक्सिबल नहीं कि आप लोगों ने बिल्कुल ही पता चला कि आज कर लिया फिर 3 दिन बाद किताबें उठ रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप लोगों को इतना देना है। बाकी आप लोग के जो सब्जेक्ट बच गए, जैसे आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी जो चीजें आप लोगों की बच गई, फिर बचा हुआ टाइम आप लोगों को वहां पर मैनेज करना है, उसको आप लोगों को अपना टाइम देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोलिए कि लगभग आप लोग यहां पर ये टाइम दे रहे हैं आप लोग इतना, और बचा हुआ जो टाइम बच गया ये आप लोगों को यहां पर मैनेज करके चलना है। बाकी के जो भी सब्जेक्ट यहां पर आप लोग के बच गए, कौन कौन से सब्जेक्ट अभी आगे बताऊंगा। यहां पर भी आप लोग अपने हिसाब से उसको फ्लैक्चुएट कर सकते हैं, यानी कि यहां पर भी आप लोग, किसी का होगा हिस्ट्री अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का इकोनॉमी, तो आप लोग क्या करना है, अपने हिसाब से यहां पर देखना है किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। यानी कि अपने हिसाब से जो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है वो आप लोग अगर इवनिंग में भी पढ़ेंगे तो आप लोग आराम से पढ़ लेंगे। मॉर्निंग में कोशिश उस सब्जेक्ट को पढ़ने की करनी है जो आप लोगों को टफ लगता है, क्योंकि माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। उस तरीके से आप लोग उसको मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाएंगे। इवनिंग तक जाते जाते एनर्जी भी डाउन हो जाती है। वो सब्जेक्ट पढ़िए जिसका आप लोगों का इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, और हमेशा वही सब्जेक्ट आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखना है। यानी कि जब आप लोगों का पढ़ने का मन न करे तब भी अगर आप लोग सब्जेक्ट को उठाओ तो पढ़ने का मन करने लगे। इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें लेकर चलनी है, तभी आप लोग ये 1 या 2 साल का कंप्लीट प्लान कंप्लीट करके इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप लोगों को उठाते ही नींद आने लगती है तो फिर तो राम भरोसे हो जाती है सारी चीजें, यानी कि फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, और आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो गलत जगह आप लोग आ गए हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप लोग किसी के बोलने पर इसकी तैयारी करेंगे। जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आएगी ना, ये एग्जाम आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर दूसरे दिन आप लोगों को डिमोटिवेशन रहेगा। यहां पर हर दिन आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए, तो कोई आप लोगों को आके डेली मोटिवेट नहीं करने वाला है। अपने आप ही आप लोगों को यहां पर मोटिवेट करना पड़ेगा। एक दिन टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा, अगले दिन नहीं होगा, आप लोग इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। अपने आप को मैनेज करना है। मान लीजिए मॉर्निंग में 4 घंटे पढ़ना था, आप लोगों को नहीं पढ़ पाए, आगे का दिन कैसे करना है, फ्रस्ट्रेट हुए घूम रहे हैं, नहीं, वहां पर रोकना है कि ये टाइम खराब हो गया, कोई नहीं, आगे का टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को समझाना, अपने आप को एनालिसिस करना, अपने आप को चीजें बताना, आपको ही अपना गाइड बनना है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। शॉर्ट फॉर्म में ये बातें बोलना चाह रहा हूं, और यही आप लोगों को आप लोगों की मंजिल तक पहुंचाएगी। यही वो इंसान है जो आप लोगों को सही डायरेक्शन में ले जाते हुए आप लोगों को उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसके आप लोग सपने देख रहे हैं। तो सपने को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये ऐसी आदतें कुछ आप लोगों को अपनी कन्वर्ट करनी ही करनी पड़ेंगी, कि अपने आप को अपने आप से समझा लेना पड़ेगा। और देखिए, मेरे हिसाब से अगर मानो तो 10 घंटे की जो पढ़ाई है ना, वो एक बेस्ट स्टडी है। अगर 10 घंटे आप लोग पढ़ के चल रहे हैं ना, तो आप लोगों को फिर किसी चीज की करने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर कंप्लीट ईयर आप लोगों को करनी पड़ेगी। चाहे शादी हो रही है, किसी का विवाह हो रहा है, तो वहां पर भी आप लोगों को मिनिमम टाइम स्टडी आप लोगों को निकालना ही पड़ेगा। तो ये फॉलो कर आप लोग चलिए, और इसमें चलते चलते अगर आप लोग ये फॉलो करना चाहते हैं इतने लंबे समय तक, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर अपना एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज आप लोगों का डेली पार्ट होना चाहिए, एक्सरसाइज या योगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर लोहा तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जिम में जाकर घर पे योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, या फिर थोड़ी रनिंग आप लोग कर सकते हैं। ये इतना काम आप लोग कर लीजिए। आप लोग की कंप्लीट डे के लिए एनर्जी मेंटेन रहनी काफी जरूरी है। अगर एनर्जी मेंटेन नहीं रहेंगी तो फिर आप लोग जरा सी देर में पढ़कर दवाइयां लेने लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी बॉडी में रहेगी, और तो आप लोग कभी भी अपने आप को एक जगह
है, ढंग से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन और वाटर, दो चीजें आप लोगों को जरूर ध्यान रखकर चलनी है। तो ये आप लोग हमेशा फोकस करके चलिएगा कि कैसे कैसे यहां पर करना है, ठीक है। और इसी के साथ में मान लीजिए आप लोगों को 8 घंटे पढ़ना है, तो जैसे 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ना है, तो कोशिश ये करना है आप लोगों को 50 मिनट पढ़ने के बाद में मैक्सिमम 8 से 10 मिनट का आप लोगों को गैप लेना है। यानी कि आप लोगों को अपने माइंड को रिलैक्स कर करके पढ़ना है। आप लोग एक जगह बैठ के 4-5 घंटे नहीं पढ़ना है, वो आप लोग कभी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। वो एक मशीन ही कर सकती है और आप लोग इंसान है, तो अपनी इंसानियत का भी ध्यान आप लोगों को रखना है कि हाँ इंसान है, मशीन नहीं बनना है। यानी कि इस तरीके से पढ़ना है कि मजा भी आता रहे और पढ़ाई भी चलती रहे, एग्जॉस्ट नहीं करना है अपने आप को। तो ये कैसे करना है ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कितना पढ़ने पर आप लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे और कितने लंबे तक आप लोग एक जगह बैठना है। स्टार्टिंग में नहीं बैठ पाएंगे, आदत बनाइए, पहले 10 मिनट बैठिए, फिर 15, फिर 20, इस तरीके से आप लोग कर चलिए। इसमें सबसे अच्छी बात जो रखनी है वो क्या है, अपना मोबाइल आप लोगों को दूर रखना है। ये चीज आप लोगों को बर्बाद करके रखती है, मोबाइल फोन वगैरह जो चीजें हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कितने टाइम आप लोगों को ये यूटिलाइज करना है। वो फिक्स आप लोग कर लीजिए कि हाँ मान लीजिए 3 घंटे पढ़ लिए, इसके बाद में मोबाइल उठाकर देखेंगे। और देखने का मतलब ये नहीं है कि फिर फोन पे बातें करने लग गए या फिर कुछ भी चलाकर बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो आप लोग बाद में कीजिएगा जब आप लोग अपना शेड्यूल पूरा कर लेते हैं। पहले अपना काम पूरा करना है, उसके बाद में फिर मौज मस्ती करनी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों की लाइफ का पार्ट आप लोगों को रखना है। अगर आप लोग रियलिटी में डेली ढंग से अपने आप को फोकस कर चलना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करना काफी जरूरी है। नेक्स्ट, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर नोट्स का कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है। देखिए नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है, पहले तो यही बात में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहां पर मैं आप लोगों को बोलूंगा नोट्स बिल्कुल बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है नोट्स, क्योंकि इतना सिलेबस है, इतनी सारी किताबें हैं, पता नहीं कहां कहां क्या क्या निकल जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अगर नोट्स बनाएंगे तो आप लोग इसको याद रख पाएंगे। जैसे न्यूज़पेपर का डिस्कशन होता है या फिर नैनो मैगजीन हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आप लोग क्या करना है, वो पूरा डिस्कशन लगभग A4 साइज की सीट में अपना उतार देना है, क्योंकि वहां पर तो बहुत सारी पीपीटी होती है। तो उस डिस्कशन को A4 साइज की पीपीटी, A4 साइज की सीट में आप लोगों को उतार देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को फॉलो करके चलना है। यहां पर आप लोग 10 से 20 का भी आप लोग यहां पर लेकर चल सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग 100 शब्द पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम 10 से 20 शब्द ही आप लोगों के नोट्स में वहां पर लिखे होनी चाहिए। ये नहीं कि जितना पढ़ा उसी को नोट्स में उतार दिया, कभी काम नहीं आने वाला है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर एनसीईआरटी के नोट्स बनाने चाहिए। एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने, एनसीईआरटी के नोट्स ऐसे नहीं बनाने हैं कि हाँ आप लोग पढ़ने बैठे नोट्स बनाने बैठ गए, नहीं। पहले एनसीईआरटी को कम से कम 2 या 3 बार आप लोगों को पढ़ना है। पहली एक रीडिंग ऐसे कीजिए जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ी नहीं है, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि हाँ बस इसमें से गो थ्रू होना है। पहले ऐसी एक रीडिंग आप लोग करनी है। फिर दूसरी बार जब आप लोग पढ़ेंगे तो पहली बार में बहुत सारी चीजें आप लोग ऐसी लगेंगी हाँ यार ये तो पढ़ी हुई है, तो उनके आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बार पढ़ने के बाद में कुछ टॉपिक आप लोगों को लगते हैं कि हाँ ये इनके नोट्स बनाने जरूरी हैं, तो उनके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। और वो भी नोट्स जो होंगे वो क्रिस्प फॉर्म में होंगे बिल्कुल। यानी कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर 100 वर्ड पढ़े हैं तो उसमें से लगभग 10 शब्द आप लोगों के नोट्स में होने चाहिए। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है वही आप लोग रिवाइज कर पाएंगे। और दूसरा रीजन यही है कि 10% या 20% के करीब आप लोग वहां पर बोल सकते हैं कि इसके अंदर कीवर्ड है। बाकी की थ्योरी लिखी होती है जो कि आप लोगों को याद भी नहीं रखनी है। कीवर्ड आप लोगों को याद रखने हैं बेसिकली कि हाँ ये बात एग्जैक्टली बोली गई है, ठीक है। कोई आप लोगों को बोलने लगे डिमोनेटाइजेशन के बारे में कि हाँ ये नरेंद्र मोदी जी 8 तारीख को नवंबर में ऐसे ऐसे किया, उन्होंने पूरी इकोनॉमी में ये कर दिया फलान ढिमकाना, एक शब्द लिख दिया, उसके आगे क्या कर दिया भैया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया। तो आधे घंटे के भाषण को डिमोनेटाइजेशन शब्द ने पूरा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से कीवर्ड आप लोगों को देखने हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड आप लोगों को यहाँ पर नोट्स में लिखने हैं, नोट्स आप लोगों को इस तरीके से बनाने हैं। और नोट्स काफी जरूरी है, रिवाइज करते टाइम बहुत कम आने वाले हैं। करंट अफेयर के नोट्स मैंने बताई दिया आप लोगों को। जैसे ही न्यूज़पेपर आप लोग सुनते हैं उसमें से कोशिश कीजिए कि की पॉइंट आप लोग उसमें से निकाल लीजिए, जो बेसिकली जिनके ऊपर मैं फोकस ज्यादा देता हूं, वो काम आप लोगों को करना है और वही आप लोगों की नैया पार लगाएगा। क्योंकि सारे नोट्स ऐसे आप लोग जैसे पीडीएफ ही ले लीजिए, रिवाइज करने के लिए वीक में रिवाइज कर लीजिए एक बार, उसके लिए कर सकते हैं। पर एग्जाम से एम पहले जो आप लोग काम आने वाले हैं वो हैंडमेड नोट्स आप लोग के काम आएंगे। ये सारी चीजें आप लोगों के नॉर्मली काम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर ये इकट्ठा हो जाएगा, ये आप लोगों को और ज्यादा डिप्रेस कर देगा। तो ये भी आप लोगों को फोकस देकर चलना है कि नोट्स बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आइडिया रखिएगा और इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालिएगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को टफ लगेगा कि आप पता नहीं यार कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी, लास्ट तक जाते जाते आप लोगों के नोट्स भी आप लोग कुछ ऐसे लगने लगेंगे यार ये तो पता ही है, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप लोग डेली नई सीखोगे और नई चीजें जानोगे। तो इसलिए फोकस क्या करके चलना है, अपना क्रिप्स नोट्स बनाने हैं। और वो भी फर्स्ट टाइम में कभी भी नोट्स नहीं बनाना है किसी चीज के, पढ़ने बैठे पहले किताब को पहली बार में और नोट्स बनाने बैठ गए, ये गलती मत करना, वरना पूरी जिंदगी नोट्स बनाने में ही रह जाओगे।
एक और जो काफी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग खासकर गलतियां करते हैं, किसी और के बनाए हुए नोट्स आप लोग फोकस करने की कोशिश करते हैं, भूल कर भी ये बातें नहीं करनी है। मान लीजिए मुझे आप लोग पढ़ने बैठ गए हिस्ट्री मान लीजिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब हिस्ट्री में मैं बहुत कुछ जानता हूं, मुझे नोट्स में लिखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है किसने क्या क्या किया, क्या कब कब कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन, कब कब कौन सा रूलर है, किसने क्या क्या काम किया है, आप लोगों को नहीं पता है उसके बारे में। तो क्या होगा, आप लोग भी अगर मेरे नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, वहां पे ये होने वाला है कि आप लोगों के वो काम नहीं आने वाला है एग्जाम में। या ऐसे में समझाऊं यहां पर आप लोगों को, कोई एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, या फिर कोई दूसरा आईटी या मैकेनिकल इंजीनियर है। अगर मैं बोलूं यहां पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को भैया आप लोग मैकेनिकल वाले के नोट्स पढ़ लो, तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल ऐसे ही यहां पर है, किसी और के नोट्स पढ़ना बिल्कुल यही वाली काम पूरा करना है। तो अपने नोट्स अपने आप बनाइए, आप लोगों को पता है कि कैसे आप लोग काम करना है। और कोशिश ये कीजिए कि जब आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो वहां पर वो हर एक पॉइंट लिखिए जो कि आप लोगों को लगता है कि ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग लेक्चर भी सुनते हैं, कई सारी बातें वहां पर पीडीएफ में नहीं लिखी होती है, मैं बातों बातों में बोल के निकल जाता हूं। तो आप लोगों को, अगर आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग 10th और 12th में हैं, ये आप लोग अभी से आदत बना लीजिए। कोशिश करनी है कि जो लेक्चर सुनना है ना, वहां एक्टिव फॉर्म में रहना है, हमेशा पैसिव फॉर्म में नहीं रहना है। टीचर बोल के चला गया और आप लोग बैठे हुए बस सुन रहे हैं, सुना हुआ क्लास से निकलते ही 80% आप लोग भूल जाएंगे, 80 से 90%, और अगले दिन तक तो 5% याद रहेगा बस, हाँ किसका लेक्चर था और कौन सा टॉपिक था। इसके अलावा कुछ याद नहीं रहने वाला कि बीच में क्या क्या बातें की थी, या फिर एक दो जोक्स क्रैक किए होंगे टीचर ने, वो आप लोगों को याद रह जाएंगे। तो ये तभी याद रहेंगे जब आप लोग रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन आप लोगों को करके चलना है। रिवीजन की भी स्ट्रेटजी आप लोगों की होनी चाहिए। क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बेसिकली रिवीजन के लिए भी? रिवीजन के लिए आप लोग ये कीजिए, जैसे आज पढ़ा है तो शाम को अपने बिस्तर पर जाने से पहले रिकॉल कीजिए कि क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है, उसको रिकॉल कर लीजिए एक बार। फिर आप लोगों को उसको एक बार नेक्स्ट डे आप लोगों को रिवाइज करना है। फिर इसके बाद में तीसरे दिन बाद या फिर 5वें दिन आप लोग बोल सकते हैं। फिर इस तरीके से आप लोगों को पैटर्न बनाना चलना है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है, बेसिकली अगर देखा जाए तो 1, 3, 7, फिर 14 और फिर 1 महीना पूरा, यानी कि आप लोग 1 महीने में 5 बार उसका रिवीजन कर सकते हैं। अब ये बोलोगे सर इतना सिलेबस 5 बार कैसे रिवाइज करना है? इसके लिए ऐसा नहीं किताब खोल के बैठनी है, बेसिकली बोल रहा हूं रिकॉल करना है, और रिकॉल करके देखना है कितना याद है। जो याद नहीं आ रहा है उसके लिए किताब खोल लेनी है। वो कब होगा? जब ध्यान से पढ़ाई करेंगे। तो ध्यानचंद बनना पड़ेगा भैया, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यानी कि आप लोग पढ़ाई करें तो पता होना चाहिए क्या पढ़ लिया है, तभी आप लोग यहां पर पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड करके चलिएगा, तभी आप लोग चीजों को लंबे समय तक देखिए। एक तरीके से आप लोग ये बोलिए 1 या 1.5 साल के लिए आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मैनेजर बनना है, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बनना है, बहुत ही फोकस्ड एक इंसान बनना है आप लोगों को, तभी जाकर आप लोग एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो ये सारी खूबियां आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। यहां पर आगे जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है यहां पर, यह है आप लोगों की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, यही एक वो नाव है जो आप लोग की नैया पार लगाएगी। अगर आप लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और बोलेंगे कि हो जाएगा, तो आज तक किसी का नहीं हुआ, तो आप लोगों का कैसे हो जाएगा? अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा जीनियस हैं तो एक तो अलग बात है, पर लेकिन 99.9% जो आदमी जो कॉमन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए बेसिकली ये वीडियो है। अगर जीनियस है तो आप लोगों के लिए वीडियो ही नहीं है। तो आप लोग अब तक अगर यहां तक देखकर आ गए हैं इसको, तो इसका मतलब आप लोग एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है? तो नॉर्मल इंसानों के लिए ही मैं यहां पर बातें कर रहा हूं। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये देखिए क्या फोकस है बेसिकली है। प्रीलिम्स जो होता है वो आप लोगों का 2 घंटे का होता है, एक पेपर आप लोगों को देखने को मिलता है, और जो मेंस होता है वहां पर अप्रोक्सीमेट आप लोगों को 3 घंटे का देखने को मिलता है। तो 2 और 3 घंटे ये जो आप लोगों का टाइम है, ये आप लोगों को खासकर जब आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, मान लीजिए प्रीलिम्स के 2 महीने पहले, आप लोगों को ये प्रैक्टिस जो है उसी तरीके से ढाल लेनी चाहिए। आप लोग ऐसे इन्वायरमेंट में बैठना है, एक सरकारी स्कूल में जाकर बैठेंगे, हो सकता है वहां पंखा भी ना हो सकता है वहां पर आप लोगों को पानी भी पीने के लिए ना मिले, इस तरीके से मतलब सिचुएशन हो सकती है। हालांकि पानी तो मिल जाता है बेसिकली, पर पंखे की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और आप लोग पढ़ाई कहां करते हैं? लाइब्रेरी में जाके। मान लीजिए घर में भी आप लोगों की एसी है। तो ये जो पेपर है आप लोगों को, जो कि आप लोगों का 9:30 से 11:30 तक होता है, या फिर जो मेंस का आप लोग देते हैं, जो टाइम सेट रहता है वहां पर, उसी टाइम सेट में आप लोग अपनी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है। यानी कि अगर आप लोग प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं पुराने, तो आप लोगों को तभी लगाना स्टार्ट करना है जिस टाइम पर आप लोगों का पेपर होगा, खासकर पेपर के कुछ पहले। ये उस तरीके से करना है। बेसिक जो प्रैक्टिस करनी है वो आप लोग कंटिन्यू रखनी है। यानी कि पूरे साल आप लोगों को यहां पर ये अग्नि परीक्षा नहीं देनी है। ये अग्नि परीक्षा आप लोगों को बस एग्जाम से कुछ पहले करनी है, ताकि आप लोग उस माहौल में ढल जाएं, क्योंकि एफिशिएंसी आप लोगों की डाउन हो जाएगी वरना एग्जाम में जैसे ही जाएंगे आप लोग। तो अभी फिलहाल तो किसी भी मौसम में बैठिए, लाइब्रेरी में बैठिए, एसी में बैठिए, चाहे फिर हिमालय पे जाकर स्टडी कर लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जब एग्जाम आएगा उस टाइम आप लोगों को अपना ये पैटर्न सेट करना पड़ेगा, अगर आप लोग अपनी एफिशिएंसी एग्जाम में बढ़ाना चाहते हैं। तो प्रैक्टिस क्या करनी है? प्रैक्टिस आप लोगों की सारी चीजें यहां पर इंक्लूड होती है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को लेकर चलनी है चीजें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोई टॉपिक अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक मान लीजिए जीएसटी आप लोगों ने पढ़ा,
तो जीएसटी से रिलेटेड जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप लोगों को देखना है, और मेंस का क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी से हमारी कंट्री की इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ा, किस तरीके से यहां पर खासकर इंप्लॉयमेंट जनरेशन पर भी काफी इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिला। बहुत सारे लोग जो हो गए थे वो बेरोजगार हो गए थे, जीएसटी की वजह से लोगों ने अपने प्रोडक्ट बनाना कम कर दिया, उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन देखने को मिली। तो इसके चलते ये तो हो गया आप लोगों का मेंस का क्वेश्चन। प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, अगर किया गया था तो कब इसको इंप्लीमेंट किया गया, कौन कौन सी टैक्स स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स, इसके अंदर कौन सा टैक्स आया, ये स्टेटमेंट आप लोगों की प्रीलिम्स में पूछी जाएगी। तो दोनों तरीके से आप लोगों को यहां पर तैयार करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को। प्रीलिम्स और मेंस की जो स्टडी है वो कंबाइन कर आप लोगों को चलनी है। कोई बेवकूफी होगा आप लोगों को बोलेगा कि अलग अलग स्टडी करके चलना है, और अगर किसी ने ऐसा बोल भी दिया आप लोगों को तो आप लोग अपना और आप लोग कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इस साल तो नहीं होने वाला है अगर ऐसा कुछ आप लोग कर चलने वाले हैं तो ये फोकस रखना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल आप लोग एग्जाम में होंगे। और देखिए फिलहाल अभी कोशिश कीजिए कि वीक में कम से कम एक टेस्ट आप लोग लगाना स्टार्ट कर दीजिए, एक वीक के अंदर एक टेस्ट लगाते रहिए, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। और बाकी अगर मेंस की आप लोग बात करते हैं तो मेंस के लिए डेली एक क्वेश्चन आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए। मैं जो न्यूज़पेपर में क्वेश्चन देता हूं उसमें से भी आप लोग छांट सकते हैं, वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसा आप लोग करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा करना पड़ेगा आप लोग, जैसे प्रैक्टिस आप लोग करनी है क्वेश्चन पेपर डेली। एक तो आप लोग को जैसे जीएस पेपर होते हैं उनका एक क्वेश्चन लिखना है, और एक आप लोग कोशिश करना अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर का क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करना है, ये आप लोगों को अभी से ही टाइम निकालना पड़ेगा। ये नहीं है कि जब प्रीलिम्स क्लियर होगा तो मेंस की तैयारी करेंगे, नहीं होती है भैया, फालतू में परेशान हो जाओगे और बोलोगे यार पहले कर लिया होता तो अच्छा रहता। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को दूर करनी ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। ये कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट देखिए कोई आप लोगों को नहीं बताएगा, आप लोगों से ज्यादा बेटर ये कोई जानता ही नहीं है। सीधा सीधा क्या करना है, ये वीडियो जाकर देखिए, शानदार तरीके से आप लोग समझ जाएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। बेसिकली यहां पर आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कट बताई गई कि ऐसे आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा, आप लोग दे दूंगा, इसका जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्लियर कट किसी से पूछना ही नहीं है, ये एक ऐसी आप लोग जड़ी बूटी बोल सकते हैं कि आप लोग किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। ये वीडियो आप लोगों को बताएगी कि कौन आप लोगों को बताएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों को कैसे चूज करना है। आइए बात करते हैं थोड़ा यहां पर एग्जाम के बारे में। एग्जाम में आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलता है, ये प्रीलिम्स होता है आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को दो पेपर देखने को मिलते हैं। एक तो सीसेट होता है जनरल स्टडी वाला, और एक सीसेट यहां पर होता है जिसमें आप लोगों को ये बेसिकली आप लोगों की जो वैसी स्किल होती है, यानी कि जो एप्टीट्यूड स्किल होता है या फिर इंग्लिश वगैरह जो पोर्शन है, मेंटल एबिलिटी हो गया है, बेसिक न्यूमरेसी वाला, वो वाला पोर्शन आप लोगों का आता है। अगर ये वाले पोर्शन की आप लोग बात करते हैं तो यहां पर बेसिकली आप लोगों को करंट इवेंट, करंट तो आज की डेट में किसी भी क्वेश्चन पेपर की जान है, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देख लीजिए, करंट आप लोगों को पता होगा तो ही आप लोग उसको कर पाएंगे। करंट बेसिकली हर एक क्वेश्चन के बैकग्राउंड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मैक्सिमम, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से आप लोगों को 50 से 60 क्वेश्चन बैकग्राउंड में करंट आप लोगों को मिनिमम देखने को मिल ही जाएगा। हिस्ट्री क्वेश्चन में भी मैक्सिमम वो चीजें पूछ ली जाती है, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई खुदाई हुई है, वहां पर कुछ चीजें पा गई हैं तो उसके बारे में बोलेंगे कि हाँ भैया ये उस काल से रिलेटेड थी, ऐसी चीजें पूछ ली जाएंगी। ज्योग्राफी में मान लीजिए किसी चीज के बारे में पूछ लिया गया आप लोगों से, तो कहीं ना कहीं करंट से आप लोगों को कनेक्शन उसका देखने को मिलेगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है आज की डेट में, और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले टाइम में। तो ये बेसिकली हिस्ट्री हो गया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर लीजिए, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, ये सारे इशू आप लोगों के बेसिकली प्रीलिम्स में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इनके बारे में अभी डिटेल में आगे बात करेंगे। एक बार आप लोग मेंस के ऊपर भी नजर डाल लीजिए, फिर आप लोगों को बुक्स वगैरह बताऊंगा। मेंस की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो टोटल आप लोगों के सामने ये है, जो यहाँ पर पेपर कुछ वे हैं जिनके क्वेश्चन जिनके काउंट होते हैं नंबर, कुछ वो हैं जिनके काउंट नहीं होते हैं। तो ये जो 5 पेपर तो ऊपर हो गए आप लोगों के, और 2 आप लोगों के ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए, 7 जो टोटल मिलाकर आप लोगों के साथ में यहाँ पर पेपर हैं, इनके नंबर जो है वो काउंट होते हैं, और टोटल मिलाकर इनके नंबर अगर आप लोग जोड़ेंगे 250 नंबर का एक पेपर होता है। ये आप लोग को 750 वो 1750 का आप लोग का टोटल यहाँ पर ये आप लोगों का मार्क्स आ जाएगा, जो कि बेसिकली आप लोग यहाँ पर मेंस का मार्क्स होता है, ठीक है। यानी कि मेंस का जो मार्क्स होता है आप लोगों का टोटल ये है यहाँ पर, जो आप लोगों के 3-3 घंटे के सारे पेपर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सारे पेपर 3-3 घंटे के, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि टाइम कैसे आप लोगों को मैनेज करके चलना है। तो ये देख लीजिए, ये सारे आप लोगों को इक्वल मार्क्स के हैं, तो इक्वल तरीके से आप लोगों को लेकर इनको चलना पड़ेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में अभी आप लोगों को बताया, पहले चूज करने वाली वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद में डेली एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखना ही लिखना है। इस तरीके से अगर 365 दिन में आप लोग 365 क्वेश्चन लिखकर चले जाएंगे, आसानी से अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग यहाँ पर इसके अंदर, मेंस के अंदर, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर। और बाकी अगर दूसरे क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, जैसे आप लोग देखते हैं एस्से, तो कोशिश करनी है 8 या 10 दिन में एक ऐसे आप लोगों को लिखना है, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ऐसे देना स्टार्ट करूंगा। अब ये ऐसे आप लोगों का द हिंदू में सैटरडे को दिया करेंगे, संडे में टाइम रहा करेगा, तो आप लोग वो ऐसे लिख लिया करना, ठीक है। तो वहां से भी आप लोग उसको फॉलो करके चल सकते हैं, ऐसे वहां पर प्रैक्टिस करा देंगे।
और बाकी अपना जो ये ऑप्शन वगैरह हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों को खुद से पढ़कर प्रैक्टिस यहां पर करना पड़ेगा। बाकी डेली एक एक क्वेश्चन आप लोगों का, एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो कोशिश कीजिए कि आज एक लगा लिया आप लोगों ने जीएस पेपर 1 का, दूसरे दिन जीएस सेकंड का, तीसरे दिन थर्ड का, फिर फोर्थ का। ये पहले तो एक एक क्वेश्चन लगाइए, फिर जैसे आप लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, चीजें अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे, समझना स्टार्ट कर देंगे, जब आप लोग समझेंगे कि आप पढ़ाई आप लोग कंट्रोल में आती जा रही है, फिर डेली 4-4 क्वेश्चन भी आप लोग लिख सकते हैं। मैक्सिमम 1 घंटे में आप लोग इसको कवर कर लेंगे। तो ये आप लोग को प्रैक्टिस जो है वो चेंज करते रहना है जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। ये जस्ट क्वालिफाइंग होते हैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का और हिंदी का। अगर आप लोग जो भी चूज करते हैं यहाँ पर एक लैंग्वेज रहती है और एक बेसिकली आप लोग का पेपर देखने को मिलता है इंग्लिश का। ये यहाँ पर क्वालिफाइंग रहते हैं, पर लेकिन क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोग इनको बस ऐसे ही हाँ बस होता रहेगा काम, ठीक है। इसमें आप लोगों को कम से कम आप लोगों को इतना तो क्लियर करना है ताकि आप लोग की ये कॉपी चेक हो जाए। अगर ये क्लियर नहीं करेंगे तो आगे कॉपी चेक नहीं होने वाली है और फिर इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है फिर। बाकी अगर बात करें आगे इंटरव्यू की तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर ये तैयारी आप लोग करके चलते हैं तो 275 का इंटरव्यू होता है और टोटल मिलाकर 2025 का आप लोग यहाँ पर कंप्लीट ये पेपर हो जाता है। तो ये भी आप लोग आसानी से कर पाएंगे अगर ये आप लोग अपना पेपर जो है सारे पेपर और सब कुछ यहाँ पर फॉलो कर चल रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। आइए अब इनसे रिलेटेड मटेरियल की बात कर लेते हैं, यानी कि क्या क्या आप लोगों का सोर्स क्या क्या होना चाहिए उसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, ये बात करते हैं सीसेट के बारे में, ठीक है। सीसेट जो पेपर है यहाँ पर, ये पहले तो आप लोगों को मार्क्स काउंट हुआ करते थे, पर लेकिन 2015 के बाद में आप लोग यहाँ पर मार्क्स काउंट अब यहाँ पर इसके नहीं होते हैं। बस पासिंग मार्क्स चाहिए आप लोगों को 33 मार्क्स, 33% यहाँ पर होने चाहिए 200 में से, यानी कि 66 मार्क्स होने चाहिए। पर लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी यहाँ पर नहीं ला पाते हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम आप लोगों को महीने में 2 पेपर या फिर महीने में 1 पेपर तो मिनिमम सी सेट का आप लोगों को लगाते ही रहना चाहिए। बेसिकली जो ये वाला पेपर होता है पेपर सेकंड, तो ये तभी आप लोग यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। अगर इसको आप लोग इग्नोर करेंगे तो भी आप लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप लोग का प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा तो फिर फायदा क्या रह जाएगा, तो वो भी काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और 2 घंटे का टाइम पीरियड रहता है, आप लोग जो भी काम करें वो टाइम बाउंड मैनर में ही आप लोगों को करना है, ठीक है। इसके बाद में अगर चलें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो RS अग्रवाल अच्छी बुक मानी जाती है और ज्यादा टफ लेवल की चीजें नहीं आती। अगर देखेंगे आप लोग यहाँ पर बेसिकली आप लोगों का माइंड एप्लीकेशन पूछा जाता है, एप्लीकेशन ज्यादा आते हैं यहाँ पर, ठीक है। सी सेट की बात करें तो TMH की बुक ले सकते हैं आप लोग, अरिहंत की ले सकते हैं, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। पर ये सारी किताब लेने से पहले मैं सजेस्ट ये करूंगा पुराने क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाकर जरूर देखेगा, यानी कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तो फिर आप लोग चीजें नहीं सही से कर पाएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग की बड़ी शानदार किताब है MK पांडे, ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर पेपर 2 में ये बेसिकली आप लोगों को फॉलो करनी है। पुराने क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर बताऊंगा। कूदने से पहले ये देख लीजिए कितनी गहराई है, और वो गहराई आप लोगों को पुराने क्वेश्चन पेपर बताएंगे, जो कि आप लोगों को सबसे पहले ये प्रैक्टिस करनी है, बाद में आप लोगों को यहाँ पर आना है। फिर जब आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेंगे, अब यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों को पता होगा क्या पढ़ना है और क्या आप लोगों को छोड़ना है। बाकी पूरे सी सेट की कैसे तैयारी करनी है, इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है। सी सेट इन 2 मंथ्स में अगर आप लोग करना चाहे तो भी आप लोग कर सकते हैं। ये भी डिटेल में यहाँ पर स्टडी मैंने आप लोगों को बताई है, किस तरीके से क्या क्या चीजें आप लोग कवर कर सकते हैं। इस वीडियो का नीचे भी, इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं कि सी सेट को कैसे कवर करना है, ठीक है। तो ये भी आप लोग हल्का सा देख सकते हैं। बाकी रिसोर्सेज मैंने आप लोगों को बता ही दिए। यहाँ पर आगे मैं आप लोगों को डिटेल में अब जनरल स्टडी वाला पोर्शन बताने जा रहा हूं, और ये खासकर फोकस दीजिएगा, जो प्रीलिम्स के लिए है काफी कुछ आप लोगों को मेंस के लिए भी देखने को मिलेगा। यानी कि जो किताबें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा वो ऐसा नहीं है, फिर से आप लोगों को बताऊंगा, प्रीलिम्स की पहले बताता हूं फिर मेंस की बताऊंगा, मेंस में वही किताबें बताऊंगा जो प्रीलिम्स में आप लोगों को बता चुका हूं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइन स्टडी करनी है। करंट अफेयर चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कुछ चीजें आप लोगों को फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। PIB गवर्नमेंट का सोर्स है, RSTV राज्यसभा टीवी गवर्नमेंट का सोर्स है, ऑल इंडिया रेडियो गवर्नमेंट का सोर्स है। ये 3 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है, जो खासकर गवर्नमेंट के हैं और गवर्नमेंट के लिए ही आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोग के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी लेकर आएंगे। तो ये नमक मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं होती हैं यहाँ पे। बेसिकली जहां पर जो काम की न्यूज है, जो न्यूज है वो न्यूज की फॉर्म में रहती है, TRP के लिए नहीं रहती है यहाँ पर, ठीक है। और फिर 4th नंबर पर हो गया यहाँ पर न्यूज़पेपर जो सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर अगर इंडिया में आप लोग देखेंगे, और सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर अगर आप लोग देखेंगे, सबसे ट्रस्ट करने वाला, जो यूपीएससी भी ट्रस्ट करती है, डायरेक्ट क्वेश्चन निकल कर आते हैं, वो है द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोगों को इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं, नहीं, द हिंदू न्यूज़पेपर इसलिए बोल रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देखेंगे, बैकग्राउंड में आप लोगों को कहीं ना कहीं रेफरेंस द हिंदू न्यूज़पेपर का मिल ही जाएगा। एक यहां पर जो पोर्शन होता है शानदार तरीके से कवर किया जाता है, एडवर्टीजमेंट यहां पर ज्यादा आप लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं,
और दूसरा, जो भी न्यूज होती है पहले एक क्लियर करते हैं, कंफर्म करते हैं, जब जाकर उस न्यूज को छापते हैं, भले ही थोड़ी देर क्यों ना हो जाए। क्योंकि जब हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोगों को बताता हूं, ये आर्टिकल का मैं वेट कर रहा था कि आना चाहिए, तो कई दिनों बाद आया था। जब कई सारे आर्टिकल आप लोग ऐसे देखने को मिलते हैं, जब भी मैं आप लोगों को बताता हूं, तो ये करिए। अगर आप लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग दैनिक भास्कर या फिर नवभारत टाइम्स आप लोग ले सकते हैं, पर लेकिन द हिंदू आप लोग फिर भी फॉलो करके चलिए, क्योंकि जितना लार्ज स्केल पर डीपली और जिस जिस पर्सनैलिटी के द्वारा यहां पर द हिंदू में लेख लिखे जाते हैं, वो नॉर्मली किसी दूसरे पेपर में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये तो आप लोगों को फॉलो करना ही करना है। अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से आप लोग कोई एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए और बाकी इसका डिस्कशन सुन लीजिए और इनको पढ़ लीजिए, इतना भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, मैं ये भी सोच रहा था आप लोगों को एक आर्टिकल दे दिया करूंगा डेली, जो आप लोगों को पढ़ना है। कोशिश तो ये करनी है कि सारा न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर सारा नहीं पढ़ रहे हैं तो मिनिमम एक आर्टिकल तो डेली आप लोगों को पढ़ना ही है, ठीक है। अगर हिंदी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो बेसिकली न्यूज़पेपर का डिस्कशन सुनिए और एक आर्टिकल पढ़िए। सी सेट में भी आप लोगों को फायदा देगा, वो कॉम्प्रिहेंशन जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। तो एक तो आर्टिकल मिनिमम आप लोगों को पढ़ना है। अब पूरा न्यूज़पेपर पढ़ ले तो वो बेस्ट है, ठीक है। आदत बनाइए न्यूज़पेपर पढ़ने की। स्टार्टिंग में आप लोगों को बड़ा बोरिंग काम लगेगा, पर फिर जैसे ही आप लोग चीजें करना स्टार्ट कर देंगे, आप लोग आसानी से उसको कर कर ले जाएंगे। तो ये काम आप लोगों को प्रैक्टिस से करना है, और प्रैक्टिस तब आएगी जब आप लोग आराम आराम से, ऐसा थोड़ी ना होता है पहले दिन ही दौड़कर आप लोग हुसैन बोल्ट बन जाएंगे। आराम आराम से काम करेंगे तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और उसी के लिए मैंने आप लोगों को बोला था, क्या बोला था, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। तो ये स्लाइड बेसिकली इसी के लिए थी, ये आप लोगों की ही करनी है। बाकी बात करें यहां पर योजना मैगजीन की, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, बेसिकली जो यहां पर योजना की वेबसाइट है। लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, कहां से आप लोगों को डाउनलोड करनी है। और भी कई सारी चीजें जो वीडियो है बोली है, उनके भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर बात करें इंडियन ईयर बुक और या इकोनॉमिक सर्वे, ये काफी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, खासकर इकोनॉमिक सर्वे तो आप लोगों का मेंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट डेटा जो होता है, आप लोग देखिए जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं, कहीं आप लोगों ने कोई बातें सुन ली है, उस पर ट्रस्ट करने के बजाय इकोनॉमिक सर्वे को आप लोग चेक कीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही डेटा है और गवर्नमेंट के द्वारा छापा जाता है, तो इसीलिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो डेटा के लिए खासकर इंडियन ईयर बुक और इकोनॉमिक सर्वे काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके साथ में चीजें मैच कर सकते हैं। तो करंट के लिए ये फॉलो जरूर करिएगा। जो चीजें मैं कवर कर रहा हूं वो कर रहा हूं, जो टॉपिक होते हैं राज्यसभा टीवी के शानदार टॉपिक होते हैं, डिटेल में आप लोगों को यहां पर चीजें देखने को मिलती है। साइंस और टेक वाला पोर्शन भी यहां पर आप लोगों को संडे में आता है, वो 2 प्रोग्राम आते हैं हिंदी और इंग्लिश में, उनके बारे में आगे बातें करूंगा, वो आप लोग जरूर देखिए। वो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन भी आप लोगों का कवर वहां से हो जाएगा, तो बेसिकली यहीं पर ही मिल जाएंगी। अब बातें करते हैं यहां पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्ट्री की अगर बात की जाए, पहले तो एनसीईआरटी पढ़ने से आप लोगों को शर्माना नहीं है, भैया हम तो पीएचडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, अगर रियलिटी में आप लोग अपने आप को उस लेवल पर लेकर आना चाहते हैं एग्जाम के ओरिएंटेशन से, क्योंकि आज थोड़ी ना पढ़ी थी एनसीईआरटी, भैया कब पढ़ी थी, तो इसलिए पढ़िए इनको। हिस्ट्री की बात करूं तो एनसीईआरटी पढ़िए 6 से 12 तक आप लोगों को, बाकी तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ सकते हैं, थोड़ी सिंपल फॉर्म में लिखी गई है, और यहां पर एक अच्छी आसानी से आप लोगों को अंडरस्टैंडेबल है ये, एज कंपेयर टू जो नॉर्मल एनसीईआरटी है। यानी कि तमिलनाडु की जो बुक है स्टेट की, ये ज्यादा अच्छे तरीके से लिखी गई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इनको पढ़ लीजिए आप लोग, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, स्पेक्ट्रम, अगर डेटा की बात करें, शानदार डेटा यहां पर दे रखा है, अच्छे से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं आसानी से, और कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को, और छोटी सी बुक है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। ये सारे किताब भी जो बता रहा हूं, सारी किताबों के लिंक भी मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोगों को खरीदनी है तो आप लोग जाकर इनको खरीद सकते हैं, तो आप लोग बुक स्टोर होगा आसपास, वहां से खरीद लिए। ऑनलाइन मंगानी है तो ऑनलाइन भी आप लोग मंगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये विपिन चंद्रा की है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, कहानी की फॉर्म में है खासकर, ठीक है। अगर आप लोग खासकर हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये ऐसी किताबें आप लोगों को जरूर पढ़ लेनी चाहिए, काफी कुछ आप लोगों को कवर हो जाएगा। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप लोग किसी का भी इंट्रोडक्शन लिखने में उसका कुछ ना कुछ पोर्शन यूज कर सकते हैं, तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो नितिन सिंघानिया काफी अच्छी बुक है। बाकी CCRT ये वेबसाइट है, इसका भी लिंक वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। ये वेबसाइट पे भी जाकर आप लोग टाइम टू टाइम विजिट कर सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो क्या क्या चीजें अपडेट कर रही है, मान लीजिए कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट पार्ट बन गई, हमारी कंट्री का कोई ऐसी साइट जो पार्ट बन गई, तो वो तमाम मुद्दे आप लोग यहां पर देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी एनसीईआरटी आप लोगों को फॉलो करनी है 6 से 12, और अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी फॉलो नहीं करी है तो लक्ष्मीकांत तो किताब आप लोगों को बेसिकली फॉलो करके चलनी है। और हमारी जो SLV फैमिली है, यहां पर कंप्लीट पॉलिटी आप लोगों की कवर कराई जा चुकी है, तो आप लोग वो वीडियो देखकर भी कवर कर सकते हैं। 180 के करीब वीडियो है, एक एक लेक्चर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, डिटेल में यहां पर आप लोग जाकर देखते हैं। ये आप लोग देखकर अगर फिर एक बार को किताब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग और ज्यादा चीजों से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जरूर बोलूंगा कि लक्ष्मीकांत की रीडिंग जरूर आप लोगों को करनी है, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख के आप लोग साइड में हो गए। वीडियो देखने से आप लोग लक्ष्मीकांत को ऐसा लगेगा कि वाओ यार कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, ये बात की मैं गारंटी देता हूं वीडियो देखने के बाद में, ठीक है। तो वीडियो देख लीजिए एक बार, आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, बेस बन जाएगा, फिर आसानी से आप लोग ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी से रिलेटेड 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है खासकर ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो 11th की एनसीईआरटी है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, और बाकी की भी आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेंगी। तो ये जो है यहाँ पर ये आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, खासकर ये संजीव वर्मा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो बड़ी ही लेमन लैंग्वेज में, बड़ी सिंपल सी भाषा में ये किताब लिखी गई है संजीव वर्मा। हालांकि ये सर अभी रह नहीं है जिनके द्वारा किताब लिखी गई थी, ये अब इस दुनिया में नहीं है, पर लेकिन बड़ी ही शानदार पतली सी किताब लिखी गई है, और ये भी इतने ही पतले से थे देखने में, मतलब काफी रेस्पेक्टेड टीचर और शानदार तरीके से अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में किताब लिखी गई है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा। बाकी रमेश सिंह है वो भी आप लोग फॉलो करके चलिए। ये किताब जो ऐसी है जो आप लोग को अपने पास होनी चाहिए, सिंपल फॉर्मेट में लिखी गई है बिल्कुल। इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, और न्यूज़पेपर जो खासकर ये आप लोगों को जो एडिटोरियल में जो आर्टिकल आते हैं, जैसे कि आप लोगों को डेली कहीं ना कोई आर्टिकल दिया 2-3 दिन के गैप में एक आधा एडिटोरियल पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है इकोनॉमी का आर्टिकल, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों का। और बेसिकली अगर कोई न्यूज आ रही है ना वो एडिटोरियल में आनी है, अगर कोई इशू बन गया इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आप लोग एडिटोरियल तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसमें जो डेटा भी होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक एनालिटिकल डेटा वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, आप लोग इस थिंकिंग प्रोसीजर भी वो काफी बढ़ाता है। बात करते हैं यहाँ पर जियोग्राफी के बारे में। एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है 6 से लेकर 12 तक की, किसी भी हालत में आप लोगों को नहीं छोड़नी है। बाकी जीसी लियोंग आप लोग देखते हैं, ये सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की है। अगर किताब लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी की माजिद हुसैन। हर एक सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड किताब आप लोग छांट लीजिए, बेसिक फंडा ये है, वो जो भी आप लोग को अच्छी लगती है, या फिर आप लोग जो मैं बता रहा हूँ वो ले लीजिए, या फिर आप लोग को कोई और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है तो वो ले लीजिए। पर हर एक सब्जेक्ट की एक किताब आप लोगों के पास में स्टैंडर्ड होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से अबव लेवल आता है। एनसीईआरटी आप लोग का ऐसे है जैसे जब कोई मकान बनाते हैं उसकी नींव भरी जाती है ना, वो आप लोगों की एनसीईआरटी है, पर लेकिन बिल्डिंग जो खड़ी होगी ऊपर वो खड़ी होगी आप लोगों की स्टैंडर्ड किताब से। तो बिल्डिंग खड़ी करनी है तो स्टैंडर्ड किताब आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, बाकी अगर यहां पर बात करूं मैं आप लोगों को ये मैप के बारे में, तो ये ऑक्सफोर्ड एटलस आता है, पर जो मुझे अच्छा लगता है बेसिकली अपने आप से ये ओरिएंटल ब्लैक स्वान एटलस। ठीक है, तो ये आप लोग खरीद लीजिए या फिर ये खरीद लीजिए। और सबसे ज्यादा बेटर जो मुझे लगता है ये है गूगल मैप, जो कि मैं आप लोगों को बीच में भी दिखाता हूं, वीडियो के बीच में, चाहे कोई सी भी वीडियो को ना हम लोगों की हर एक वीडियो के बीच में अगर मुझे कोई मैप दिखाना होता है तो बेसिकली आप लोगों को दिखाई देता हूं मैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है मैंने, कैसे गूगल मैप आप लोगों को यूज करना है, वो आप लोग किस तरीके से जो ग्रह है वो देख सकते हैं, आप लोग किस तरीके से आप लोग यहां पर किसी पर्टिकुलर रिवर को देख सकते हैं, लेक को देख सकते हैं, कंट्री बाउंड्री को देख सकते हैं। ये आप लोग जरूर क्या कीजिए, उसको कैसे यूज करना है वो मैंने उस वीडियो में बता दिया है। तो 3 वीडियो हो गई अब तक आप लोगों की, एक तो हो गई ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, सी सेट कैसे कवर करना है, और ये आप लोगों को कैसे देखना है, यानी कि आप लोगों को गूगल मैप कैसे यूज करना है। तीनों वीडियो के लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पोर्शन है। कई बार तो यूपीएससी काफी फिदा इसके ऊपर हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार यहाँ पर कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके भी आप लोग अपना कोई पोर्शन ऐसा नहीं है कि अब की बार नहीं पूछा तो नेक्स्ट टाइम भी नहीं पूछेगा, ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, पूरा कवर करके चलना है जो भी आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। तो इससे रिलेटेड आप लोग जनरल साइंस की जो यहाँ पर एनसीईआरटी है 6 से लेकर 8 तक, ये ध्यान रखिएगा, ये 12 तक नहीं है, 6 से लेकर 8 तक है। 12 तक क्या करना है, फिर बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, ये आप लोगों को 12 की जो एनसीईआरटी है ये करनी है। इसमें बेसिकली जो यहाँ पर बायोटेक के जो चैप्टर हैं ये है 11-12 ये कवर करने हैं, और इकोलॉजी के जो चैप्टर हैं यहाँ पर ये 13, 14, 15, 16 ये कवर करने हैं। यानी कि 12 की एनसीईआरटी में से आप लोगों को बेसिक मिलाकर ये 6 चैप्टर कवर करने हैं मोटे तौर पर। साइंस रिपोर्टर भी आप लोग यहाँ पर एक मैगजीन आती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं पढ़ना है तो मिनिमम आप लोग को यहाँ पर ज्ञान विज्ञान और साइंस मॉनिटर 2 प्रोग्राम आते हैं राज्यसभा टीवी पर, काफी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग हिंदी में है तो ज्ञान विज्ञान देखिए, इंग्लिश में आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो साइंस मॉनिटर देखिए, यानी कि दोनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। इन्वायरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड किताब जो आप लोगों को रखनी है वो है शंकर आईएएस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बेसिकली कहने का मतलब यहां पर ये है कि एक स्टैंडर्ड किताब आप लोगों के पास में हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए, क्योंकि वो एक अप लेवल आप लोगों को लेकर जाती है। पर लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही स्टैंडर्ड किताब आप लोग खोलकर बैठ जाइए, पहले एनसीईआरटी कवर कीजिए। वो बोलना है ना कि सीढ़ी से आप लोगों को चढ़ना है, तो ये है कि एक एक पायदान से ऊपर जाना है, यानी कि पहला पैर यहां पर और दूसरा यहां पर, वो कभी नहीं पहुंच पाओगे, आप लोग गिरोगे, वैसे चोट लगवाकर बैठोगे। तो वही आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, आसानी से बड़े ही फ्लो में आप लोगों की पढ़ाई आगे चलती चली जाएगी, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी आप लोगों का कितना लेवल बढ़ गया और कितनी अच्छी से आप लोगों ने चीजें कवर कर ली है। आइए बात करते हैं जनरल स्टडी के पेपर के बारे में, यानी कि मेंस के बारे में। तो मेंस के आप लोगों को जनरल स्टडी के 4 पेपर और उसके साथ में ऐसे पेपर, और फिर यहां पर बात करेंगे ऑप्शनल पेपर के बारे में। ठीक है, तो एक एक पेपर करके देखते हैं क्या क्या सिलेबस है और कितना आप लोग यहां पर किताबें क्या क्या फॉलो करनी है। वैसे जनरल स्टडी फर्स्ट है, पर लेकिन पेपर 2 बोलेंगे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट पेपर बेसिकली ऐसे का बोला जाता है, ओके, निबंध का पेपर।
तो जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर 2, जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर 2 में ये आप लोगों को देखने को मिलता है 250 मार्क्स का, 3 घंटे के पेपर होंगे सारे। यहां पर ये पहले बात की जा रही है हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड और सोसाइटी। ये मेंस का आप लोगों को बेसिक टॉपिक देखने को मिलता है। इसके लिए अगर किताब की आप लोग बात करेंगे तो जो आप लोगों को ऑलरेडी बताई है वो तो आप लोगों के सामने ही है। जो यहां पर खासकर इसके अलावा अगर आप लोग बात करेंगे, यह एंशिएंट और जो मेडवल ओल्ड एनसीईआरटी आती है, ये फॉलो करके चलनी है। ओल्ड एनसीईआरटी, सारी ओल्ड एनसीईआरटी नहीं करनी है, बेसिकली यहां पर आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी करनी है। इसी के साथ में फिर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो ये आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करके चलनी है, ठीक है। फिर इसके साथ में आप लोग यहां पर इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की बात करें, यहां पर ये आप लोगों को बिपिन चंद्रा की देखने को मिलेगी। स्टोरी की फॉर्म में है ये किताब, आसानी से पढ़ेंगे, मजा भी आएगा आप लोगों को पढ़ने में। इंटरेस्ट लेकर पढ़ा कीजिए चीजों को, और जो भी किताबें पढ़नी है इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इंडियन सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो 12th की एनसीईआरटी आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसी के साथ में न्यूज़पेपर में कई सारी जैसे चीजें आती रहती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, सोसाइटी हमारी कैसी है, कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, फैमिली सिस्टम कैसे होता जा रहा है, पहले कैसा फैमिली सिस्टम था, आज के डेट में किस तरीके से सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी आप लोगों को न्यूज़पेपर में देखने को मिलती रहती है। पोस्ट इंडिपेंडेंट की अगर बात करें तो एनसीईआरटी है यहां पर, ये आप लोगों के सामने न्यू एनसीईआरटी है 9th और 10th की, ये इंडिया और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के नाम से आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में एनसीईआरटी 12th की हो गई आप लोगों के सामने, पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये सारी एनसीईआरटी तो आप लोगों को फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है। और हाँ, एक बात और, एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे शानदार तरीका है, ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले क्या कर रहे हैं, पहले आप लोग छठी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, सारी छठी की पढ़ ली, फिर सारी 7वीं की पढ़ रहे हैं, फिर 8वीं की पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। पहले आप लोग उठाइए साइंस की, मान लीजिए आप लोगों ने उठाई, छठी की साइंस कर ली, 7वीं की साइंस कर ली, 8वीं की साइंस कर ली, इससे आप लोग सब्जेक्ट में कनेक्शन बना पाएंगे। तो ये है एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया आप लोगों को। अगर ये वीडियो आप लोग फॉलो करके चल रहे हैं तो नैया पार हो जाएगी बिना किसी टेंशन के। इंडिया आफ्टर गांधी या फिर इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, इनमें से एक किताब पढ़ लीजिए, दोनों एक ही बात करती हैं बेसिकली। कोई भी एक किताब आप लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये आरसी गुहा के द्वारा है, ये बिपिन चंद्रा के द्वारा है, ठीक है। बिपिन चंद्रा की ऊपर वाली किताब है और ये भी बिपिन चंद्रा की है। ये है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी से पहले, ये सिंस इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद में। अगर इनको मर्ज कर देंगे तो पूरा आप लोग को एक जगह देखने को मिल जाएगा, ऐसा आप लोग देखते हैं। दोनों ही यहां पर बातें हैं। आफ्टर गांधी का भी मतलब सिंस इंडिपेंडेंट है, क्योंकि गांधी जी की जो हत्या हो गई थी वो जस्ट आजादी के बाद में ही हो गई थी, तो एक ही बात है। कोई सी किताब आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें तो नॉर्मन ल्यू की यहां पर किताब हो गई, ये इंडियन है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये आप लोग यहां पर इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट यहां पर किताब है, टफ लैंग्वेज है पर लेकिन आप लोगों को ये फॉलो करके चलनी पड़ेगी। सोसाइटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी यहां पर 12th की है, इंडियन सोसाइटी के नाम से, और योजना मैगजीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया अभी कि करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर में आता रहता है वो आप लोगों का एडिशन यहां पर इसके लिए देखने को मिल जाता है। पेपर सेकंड की बात करते हैं यहां पर, यानी कि जनरल स्टडी पेपर थर्ड की बात करें या पेपर सेकंड आप लोग बोलिए, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 250 मार्क्स और 3 घंटे का, ठीक है। तो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। इससे रिलेटेड जो आप लोगों को यहां पर किताबें देखने को मिलेगी, अगर उसके बारे में बात करें तो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, या फिर थोड़ा और लेवल पर जाना चाहते हैं तो डीडी बसु। मैं बोलूंगा कि लक्ष्मीकांत ही फॉलो कर लीजिए अच्छे से, इसको 2-3 बार आप लोग अगर नजरों में को निकाल लेंगे तो यही बेटर बुक है। बाकी पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए। योजना मैगजीन आप लोग काफी बड़ा रोल प्ले करती है। एआरसी की जो रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट है, खासकर रिफॉर्म जो भी यहां पर देखने को मिलते हैं। और एक तो आप लोग यहां पर एआरसी की रिपोर्ट है वो पूरी एथिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी, एथिक्स वाले पेपर में बता दूंगा, ये आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। ये आप लोग को एक अच्छा मटेरियल देंगी लिखने के लिए। आईआर के लिए न्यूज़पेपर बेस्ट है, और द हिंदू से बढ़िया आईआर कहीं आप लोगों को देखने को मिल ही नहीं सकता है, इतने शानदार तरीके से वो कवर करते हैं। बाकी जो 12th की एनसीईआरटी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये आप लोगों को फॉलो कर यहां पर चलनी है इस पर्टिकुलर पेपर के लिए। आगे चलता हूं, नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर पेपर थर्ड, यानी कि जनरल स्टडी थर्ड के बारे में, या फिर पेपर फोर्थ बोल लीजिए। यहां पर आप लोगों को यही 250 नंबर और 250 नंबर का पेपर और 3 घंटे का देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, और इसी के साथ में इन्वायरमेंट या सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके लिए आप लोग क्या क्या फॉलो करके चलना है। इसके लिए यहां पर आप लोग सबसे पहले तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जनरल साइंस, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई 6 से 10 तक आप लोगों को फॉलो करनी है। फिर ये एनसीईआरटी 12 की जो मैंने अभी आप लोगों को बताई 6 चैप्टर यहां पर इकोलॉजी और बायोटेक से रिलेटेड, ये फॉलो करने हैं। साइंस रिपोर्टर आप लोगों को बताई थी मैंने, इंपॉर्टेंस है काफी मेंस के लिए। और बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एआरसी रिपोर्ट और इग्नू के नोट्स भी यहां पर मान लिए जाते हैं, काफी अच्छे हैं। इग्नू जो यूनिवर्सिटी के नोट्स आप लोग देख सकते हैं। शंकर आईएएस एक स्टैंडर्ड किताब आप लोगों के लिए हो गई, और आरएसटीवी का जो साइंस मॉनिटर और जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ज्ञान विज्ञान, ये फॉलो आप लोग कीजिए। इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक स्टैंडर्ड किताब आप लोग रख सकते हैं, ये है अशोक कुमार। बाकी न्यूज़पेपर बेस्ट तरीके से कवर हो जाता है, जैसे कि आप लोगों को जो भी टॉपिक आता है सारी डायमेंशन कवर करके आप लोगों को बताता हूं, तो वो आप लोग यहां से कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आप लोग डेली फॉलो करना है, उसमें आप लोगों को मिस नहीं करना है, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाती है।
जीएस जो 4 पेपर है या फिर पेपर 5 आप लोग बोलिए, तो जनरल स्टडी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर 250 का 3 घंटे का, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड 3 पॉइंट में यहां पर सिलेबस खत्म हो जाता है बेसिकली इसका। किताबें क्या क्या फॉलो करनी है, लेक्सिकन की आती है एक पतली सी किताब जिसका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड नाम से ये किताब है, और इसी के साथ में एक आती है जी सुब्बाराव, ये स्टैंडर्ड किताब आप लोग बोल सकते हैं। तो ये किताब आप लोग ले लीजिए, ये 2 किताबें हो जाएंगी बेसिकली। इसके अलावा एथिक्स से रिलेटेड देखिए बातें ये सीधी सीधी आप लोग डे बाय डे लाइफ में जो करते हैं ना, वो बेसिकली एथिक्स है, यानी कि आप लोगों का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, किसी पर्टिकुलर चीज को देख के रिएक्ट कैसे करते हैं, आप लोग किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं। एक तरीके से मैं बोलूं यहां पर 2 पेपर, एक तो ये पेपर 4th आप लोग एथिक्स का, और ये एसे, ये इंसान की औकात बाहर निकाल देता है। एक हद तक आप लोग हाइपोथेटिकल बन सकते हैं, पर लेकिन जब लार्जेस्ट स्केल पर आप लोग को एक ही चीज के बारे में लिखना है तो फिर आप लोगों के अंदर की रियलिटी बाहर निकल के आ जाती है, इसीलिए ये पेपर इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं यहाँ पर। तो एथिक्स वाला पेपर जो किताबें बताई हैं, और ऐसे के लिए कोई भी किताबें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर में डेली जो एडिटोरियल होते हैं ना, वो एक ऐसे होता है, तो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल बेस्ट हैं, और इसी के साथ में जनरल स्टडी 1st, 2nd, 3rd एंड 4th जो पेपर है ये तैयारी कर लीजिए। ये ऐसे पेपर के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है 8 से 10 दिन में एक ऐसे लिख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। आप लोगों को ऐसे मार्क्स लेकर आएंगे एग्जाम में, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। पर लेकिन ये फॉलो बहुत कम लोग करते हैं, और जो करते हैं उन्हीं का आगे सिलेक्शन होता है, बाकी फिर वहीं पर नैया डूब जाती है। तो ये आप लोग जरूर फॉलो करके चलिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कीजिए 2 पेपर आप लोग और रहेंगे यहाँ पर, एक तो लैंग्वेज का जिसमें कोई भी लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हैं, अगर नोट्स हैं तो बेसिकली आप लोग हिंदी चूज कर लेते हैं, और बाकी ये भी लैंग्वेज आप लोगों के सामने है। इसके साथ में ये जो पेपर है नेक्स्ट आप लोगों का, ये इंग्लिश का पेपर होता है, ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग है यहाँ पर, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके लिए यूनिक पब्लिकेशन की बुक है यहाँ पर, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर। यूनिक पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए आप लोग हिंदी और इंग्लिश के लिए, अगर आप लोग हिंदी की तैयारी करें। बाकी जो भी लैंग्वेज है उसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, ये आप लोग अपना लोकल एरिया में देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश के लिए यूनिक पब्लिकेशन की किताबें खरीद लीजिए, बेस्ट किताबें आप लोगों के लिए। और ये आप लोगों को इसी के साथ में पुराने क्वेश्चन पेपर, ये आप लोगों को ये बताएंगे कितना गहरा है गड्ढा जहां पर आप लोगों को कूदना है, ठीक है। तो ये बेस्ट है इसके लिए बेसिक पर्टिकुलर। ये आप लोगों को इसलिए करनी है क्योंकि अगर इसमें आप लोग क्लियर हो पाएंगे तभी आप लोगों ने जो ऊपर मेहनत करी है ना, उसका कोई रंग ला पाएगा, वरना कोई रंग नहीं आएगा मेहनत का। तो ये जरूर फॉलो करनी है। पेपर 4 की बात करें, वो सॉरी पेपर 6 की बात करें और 7 की, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कैसे करना है वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। बाकी आप लोगों का जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में बेस्ट रिसोर्सेज आप लोग सर्च कीजिए कौन से हो सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जो इसने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ये वाला ले रखा है जो आपका है, उसके लिए किताबें आप लोग ले सकते हैं। स्टैंडर्ड किताब जरूर रखिएगा अपने पास में ऑप्शनल से रिलेटेड, क्योंकि ऑप्शनल का बेसिकली फंडा यही माना जाता है कि आप लोग इसको तब स्टार्ट करते हैं जब आप लोग यहां पर एक तरीके से कि इंसान थक जाए पढ़ता पढ़ता, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा ले तो भी उसको अच्छा लगने लगे। इस तरीके से ऑप्शनल आप लोग का होना चाहिए, यानी कि एक इंटरेस्ट लेने वाला सब्जेक्ट आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। ये आप लोग बिल्कुल बात याद रखना है, ठीक है। आगे तो ये था टोटल आप लोगों के सामने जो स्ट्रेटजी बतानी थी मुझे। बेसिकली प्लान भी आ गया, स्ट्रेटजी भी आ गई, टाइम टेबल भी आ गया, क्या क्या चीजें कैसे फॉलो करनी है वो भी आ गया। पर फिर भी अगर आप लोग इसको अचीव करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसके लिए काम करना पड़ेगा। यानी कि ये सिंपल है, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, वही है भैया। अगर आप लोगों को तैरना है तो पानी में कूदना ही कूदना पड़ेगा। पानी से बाहर किसी ने आज तक तैरना नहीं सीखा। कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी आप लोग भाषण सुन लो, जब तक आप लोग पानी में नहीं कूदोगे आप लोग तैर नहीं पाओगे। यानी कि गोल तक पहुंचने के लिए आप लोगों को स्टेप उठाने ही पड़ेंगे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को एंजॉय किया होगा, आप लोगों को पसंद भी आया होगा ये। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।